हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने मां सरस्वती एकेडमी चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये अपना नेक्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, क्लास 12 की फिजिक्स का। फ्रेंड्स, पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आवेश की क्वांटीकरण के बारे में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। समझेंगे कि आवेशन की विधियां क्या होती हैं। जिन विधियों द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उन्हें हम आवेशन की विधियां कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किन्हीं वस्तुओं को जिस विधि द्वारा आवेशित करते हैं उन्हें आवेशन की विधियां कहते हैं। अतः हम वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों से आवेशित कर सकते हैं और आवेशन की विधियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चालन विधि, नंबर 2 घर्षण विधि, नंबर 3 प्रेरण विधि। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चालन विधि के बारे में कि चालन विधि क्या होती है। देखो समझेंगे, जब एक आवेशित चालक पदार्थ को दूसरे अनावेशित चालक पदार्थ से स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श कराने का मतलब छुआया जाता है, उससे टच कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, तो आवेश आवेशित चालक से अनावेशित चालक की ओर प्रवाहित होता है और वह पदार्थ भी उसी प्रकार के आवेश से, इसका मतलब ये कि जैसे प्रकार का आवेश उस आवेशित चालक पदार्थ पर होता है उसी प्रकार का आवेश उस अनावेशित चालक पदार्थ पर भी आ जाता है, उसी प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाता है। इसी विधि को हम चालन विधि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक चालक आवेशित पदार्थ, इसका मतलब एक पदार्थ तो दोनों चालक होने चाहिए, एक पहले से आवेशित हो यानी एक पर पहले से चार्ज हो और दूसरा हमें जो चार्ज करना है उस पर आवेश नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। आइए समझते हैं हम इसके बारे में, समझते हैं चालन विधि के बारे में। देखिए, जैसा कि हमने अभी परिभाषा में पढ़ा था कि एक चालक पदार्थ कैसा होना चाहिए, आवेशित, तथा दूसरा भी चालक पदार्थ होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, अनावेशित, मतलब नॉन चार्ज। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक आवेशित चालक पदार्थ हैं और एक अनावेशित चालक पदार्थ है। ये वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगे हुए हैं, क्योंकि वैद्युत रोधी स्टैंड इसलिए लगाया गया है कि आवेश इसी पर बना रहे, नीचे ना जाए। ठीक है। अच्छा, जब इस पर चार्ज है तो इस पर विभव होगा, कितना होगा, V, और इस पर विभव कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि जब कोई चार्ज ही नहीं है पदार्थ पर तो पोटेंशियल तो 0 ही होगा, विभव तो 0 ही होगा। अब देखो, अब आपने देखा होगा कि जैसे ये मान लो पानी की टंकी है और ये 20 मीटर हाइट पर लग रही है और ये दूसरी पानी की टंकी है, ये मान लो 10 मीटर हाइट पर लग रही है। तो इस वाले टंकी में से पानी बहेगा इसमें, कब तक बहेगा, जब तक इसका लेवल, दोनों का लेवल समान ना हो जाए। जैसे कि मान लो एक बोतल है, 2 बोतल ऐसे, तो इस बड़ी वाली बोतल में से छोटी वाली बोतल में पानी जब तक बहता है ऐसे, जब तक उन दोनों का स्तर, यानी इसकी यहां तक और इसके यहां तक दोनों में समान पानी ना हो जाए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जब मैं इस आवेशित चालक पदार्थ को दूसरे अनावेशित चालक पदार्थ से स्पर्श कराने के लिए बोला था, तो जब मैं स्पर्श कराऊंगा तो इस पर भी प्लस चार्ज ही आ जाएगा और ये
प्लस चार्ज कब तक इस पर फ्लो होता रहेगा, जब तक इन दोनों का, उसमें तो क्या हो रहा था पानी में, लेवल समान, और इसमें क्या होगा, विभव समान ना हो जाए, दोनों का विभव क्या हो जाए, समान ना हो जाए। यानी जब तक विभव इन दोनों का समान ना होगा तब तक ये आवेश इस चालक पदार्थ से दूसरे चालक पदार्थ पर बहता रहेगा। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो इस पर B था, इस पर 0 था, तो अब विभव समान होने के लिए दोनों के लिए क्या करते हैं हम, समान करने के लिए B प्लस 0/2 यानी कुल योग बट्टे कुल संख्या, तो कितना हो जाएगा दोनों पर विभव, एक पर B/2 और दूसरे पर भी क्या हो जाएगा, B/2। इसका मतलब ये कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। क्या समझेंगे हम, कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब पोटेंशियल सेम हुआ तो इन दोनों पर आवेश आराम से अब बहना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो आपने पढ़ी कि विभव समान ना हो जाए, लेकिन एक और बात नोट पॉइंट में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक चालक पदार्थ से दूसरे चालक पदार्थ की ओर आवेश जब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों का विभव बराबर अथवा विभवांतर 0 0 ना हो जाए। इसका मतलब ये कि एक चालक पदार्थ से दूसरे चालक पदार्थ पर आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक दोनों का विभव समान अथवा विभवांतर 0 ना हो जाए। मान लो कि पहले पदार्थ पर कितना था, V1, और दूसरे पदार्थ पर क्या था, V2। अब हम मान लेते हैं कि V1 ग्रेटर देन है V2 से, तो जो आवेश प्रवाहित होगा Q वो इससे इधर की ओर प्रवाहित होगा, और कब तक प्रवाहित होगा, जब तक V1 बराबर V2 ना हो जाए। जैसे ही दोनों आवेशित पदार्थों का V1 बराबर V2 यानी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, आवेश प्रवाहित होना बंद कर देगा, क्योंकि जैसे ही पानी के लेवल समान हो जाता है तो पानी बहना बंद कर देता है। उसी प्रकार कि जब दोनों का पोटेंशियल विभव समान हो जाएगा तब यह पानी वो चार्ज बहना बंद कर देगा। इसका मतलब ये कि विभव तो समान हो जाएगा, लेकिन यही एक नोट पॉइंट जो होता है, विभवांतर कितना होना चाहिए, यह आवेश तब तक बहेगा जब तक विभवांतर 0 ना हो जाए, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, V विभवों का अंतर यानी V1 माइनस V2। ओके, लेकिन और V1 बराबर क्या है, V2, तो हम किसी के स्थान पर कर देंगे तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, V1 माइनस V1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये कहेंगे कि एक चालक पदार्थ से दूसरे चालक पदार्थ पर आवेश जब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों का विभव बराबर
अथवा विभवांतर यानी दोनों गोलों के विभवों का अंतर समान शून्य ना हो जाए, विभव तो बराबर ना हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए, तब तक एक चालक पदार्थ से दूसरे चालक पदार्थ पर आवेश प्रवाहित होता रहेगा। समझ में आया चालन विधि? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम चालन विधि के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नोट पॉइंट है जो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, चालन विधि एक आवेशित चालक पदार्थ को दूसरे अनावेशित चालक पदार्थ से स्पर्श कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चालन विधि में एक आवेशित चालक पदार्थ को दूसरे अनावेशित चालक पदार्थ से स्पर्श कराते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि टच कराते हैं, तभी हम स्पर्श को आवेश को वितरण कर पाएंगे। नंबर 2, जिस प्रकार का हमें आवेशित करना है उसी प्रकार का, यानी हमें जिस पदार्थ को जिस प्रकार के आवेश से आवेशित करना है उसी प्रकार का आवेश हम दूसरे चालक पदार्थ पर लेते हैं। इसका मतलब ये कि जैसे हमें ये मान लो एक चालक पदार्थ है और इसको हमें धनावेशित करना है यानी धनावेश देना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा चालक जो पदार्थ भी लेंगे वो कैसा होगा, धनावेशी होगा। तब इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यदि हमें इसे ऋणावेशित करना है तो दूसरा जो चालक पदार्थ होगा, आवेशित चालक पदार्थ होगा, वो कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ नेगेटिव नेगेटिव होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। यानी जिस प्रकार का हमें पदार्थ आवेशित करना है उसी प्रकार का हम दूसरा चालक आवेशित पदार्थ लेते हैं। अब देखो, यदि दोनों चालक पदार्थ एक ही पदार्थ के, या तो लोहे के या चांदी के, तो हम कह सकते हैं यदि दोनों चालक पदार्थ एक ही पदार्थ के तथा समान आकृति, यानी आकृतियां तो गोलाकार हो या लंबे हो, आकार यानी उनका आकार एक फिक्स जगह के रहे हो, तो आकृति व आकार के हो, तो दोनों पर आवेश Q/2 हो जाता है, यानी आधा आधा आवेश हो जाता है। यदि उनका आकार सेम हो, आकृति सेम हो, शेप साइज एंड मटेरियल सेम हो, तो कैसा आ जाता है, दोनों पर आवेश यानी समान रूप से आधा आधा Q आवेश है तो Q/2 हो जाएंगे। अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है चालन विधि का, नंबर 4 क्या है, चालन विधि द्वारा हम केवल चालक पदार्थ को ही आवेशित कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि चालन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा हम केवल और केवल चालक पदार्थों को ही आवेशित कर सकते हैं, अन्य पदार्थों को अचालक या अर्धचालक को नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ेंगे आगे घर्षण विधि के बारे में। पहली विधि हमारी डिस्कस हुई चालन विधि, अब हम पढ़ेंगे घर्षण विधि यानी फ्रिक्शन मेथड। क्या होता है फ्रिक्शन मेथड, जब एक अचालक पदार्थ को दूसरे अचालक पदार्थ से रगड़ा जाता है। इसका मतलब ये दोनों कैसे पदार्थ हैं, अचालक पदार्थ है, और इन्हें में आपस में रगड़ू तो क्या होगा, तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसका मतलब ये कि जब हम दो अचालक पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक अचालक पदार्थ से दूसरे अचालक पदार्थ की ओर इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, स्थानांतरण होता है, और इस प्रकार दोनों पदार्थों पर समान परिमाण। इसका मतलब ये कि जैसे इस पर 10 कूलम आएगा आवेश तो इस पर भी 10 कूलम आएगा, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझिए, देखो जब मैं मान लो ये दो अचालक पदार्थ हैं, इनको मैं आपस में रगड़ूंगा तो इससे इस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इससे इस पर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे इस पर से इतने गए तो इसमें भी तो उतने ही आएंगे, तो हम क्या कहेंगे, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, इसका मतलब ये जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं
उस पर कैसा आता है, धनावेश आ जाता है। और जिसमें जाते हैं यानी जिसमें प्रवेश करते हैं उस पर जितना धनावेश आता है उतना ही जिसमें प्रवेश करते हैं उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। इसका मतलब ये कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उसमें क्या आ जाता है, ऋणावेश, और जिस पदार्थ से निकलते हैं उसमें क्या आ जाता है, धनावेश, उस पर उतना ही चार्ज। इसका मतलब ये, लेकिन दोनों पदार्थों पर यदि हम कुल आवेश जोड़े, इसका मतलब ये देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक अचालक पदार्थ है और दूसरा ये भी अचालक पदार्थ है मान लो। अब मैं इन दोनों को आपस में रगड़ता हूं, ऐसे रगड़े तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यानी जितने इससे इधर जाएंगे, जितने इससे निकलेंगे उतने इधर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि निकलेंगे, जब निकलते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इतने निकले तो इसमें भी तो उतने ही पहुंचे होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर इनका परिमाण देखें तो, यानी अगर 10 कूलाम इस पर पॉजिटिव आएगा तो इस पर भी 10 कूलाम ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पदार्थों पर अगर हम कुल आवेश देखें, देखो जब हमने रगड़ा नहीं था इन दोनों पदार्थों को तो कुल आवेश कितना था, 0 था, क्योंकि ना इस पर आवेश है ना इस पर है। अब हमने रगड़ा तो दोनों कैसे हुए पदार्थ, आवेशित हुए, लेकिन एक पर पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, और एक पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए। तो पहले हमारा रगड़ने से पहले भी कुल आवेश कितना था, 0, लेकिन अब भी कुल आवेश 0 है। क्यों कि देखो ये पॉजिटिव 10 कूलम और ये कितना हो गया, नेगेटिव 10 कूलम। इसका मतलब ये हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो कुल आवेश तो 0 रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः हमारा आवेश अब भी संरक्षित है। तो तभी तो हम कहते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो समझ में आया क्या होता है घर्षण विधि, कि जब एक अचालक पदार्थ को दूसरे अचालक पदार्थ से रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, और इस प्रकार दोनों पदार्थ पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन दोनों पदार्थों पर, ये बहुत समझने वाली बात है, दोनों पदार्थों पर कुल आवेश, इसका मतलब ये यदि पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पदार्थों पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश हमारा संरक्षित है। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जब हम इस, अब एक हम स्क्रीन पर एक तालिका बनाई है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि अब हम इस तालिका के माध्यम से ये सीखेंगे कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो कौन सी वस्तु पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2। फर्स्ट ग्रुप में कौन सी है, यदि मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा के साथ रगड़ूं तो रेशम के कपड़ा पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कांच की छड़ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के कपड़ा पर कैसा आता है, ऋणावेश आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार जब हम बिल्ली की खाल से प्लास्टिक की छड़ या एगोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल पर कैसा आता है, धनावेश, और एगोनाइट छड़ तथा प्लास्टिक की छड़ पर कैसा आता है, ऋणावेश। उसी प्रकार यदि हम ऊनी कपड़ा को एगोनाइट की छड़, एम्बर की छड़, रबड़ तथा प्लास्टिक की छड़ से रगड़ें तो इन चारों पर कैसा आएगा, ऋणावेश, तथा ऊनी कपड़ा पर कैसा आएगा,
धनावेश। तो अब ये क्लियर हुआ कि कौन सी वस्तु पर जब हम आपस में रगड़ते हैं तो कौन सी वस्तु पर किस प्रकार का चार्ज आता है। अब देखते हैं नोट पॉइंट। इस विधि में दोनों अचालक पदार्थों को आपस में रगड़ने से आवेश समान परिमाण, कैसा, यानी बिल्कुल मैग्नीट्यूड कैसा होता है, इक्वल होता है, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस विधि में हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस विधि का ये वाला, घर्षण विधि द्वारा केवल अचालक पदार्थों को ही रगड़ा जाता है, क्योंकि घर्षण विधि द्वारा केवल और केवल अचालक पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है, अन्य किसी पदार्थ को नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे जो कि हमारी लास्ट विधि है आवेशन की विधियों में, जिसका नाम है प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती है प्रेरण विधि, आइए समझते हैं। जब हम एक आवेशित चालक के पास दूसरे अनावेशित चालक को रखते हैं तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का तथा दूर वाली सतह पर उसी प्रकार का आवेश आ जाता है। उसके पश्चात हम दूसरी वाली सतह को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं चालक तार द्वारा, जो कि पृथ्वी में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उस दूसरी सतह के आवेश को नष्ट कर देते हैं और उसके पश्चात वस्तु विपरीत प्रकृति के आवेश से अनावेशित हो जाती है। इसी विधि को क्या कहते हैं, हम प्रेरण विधि कहते हैं। तो समझते हैं, देखो फिगर के माध्यम से तो समझते हैं फ्रेंड। फिगर के माध्यम से ये कोई आवेशित चालक पदार्थ है जो कि कैसा है, धन आवेशित है। ये कोई दूसरा चालक पदार्थ है जो कि कैसा है, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, अनावेशित चालक पदार्थ है। मतलब इसको हमें आवेशित करना है तो क्या करेंगे, पहला हमारा आवेशित चालक पदार्थ जिस पर कैसा चार्ज है, जिसके सरफेस पर कैसा है, धनावेश है। तो मैंने क्या कहा था कि इस विधि में जब हम एक चालक आवेशित पदार्थ के पास दूसरा अनावेशित चालक पदार्थ रखते हैं तो इसके पास वाली सतह पर, फ्रेंड्स आप ये बताइए कि ये इसकी पास वाली सतह होगी और ये कौन सी होगी, दूर वाली सतह। तो मैंने कहा था पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का, तो यदि यह पॉजिटिव है तो यह कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस वाली दूर वाली सतह पर कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज, उतना ही जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो यह नेगेटिव। अब हम क्या समझे कि ये कैसी हुई, ऋणावेशित, और ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने क्या कहा था, उसके पश्चात हम क्या करते हैं कि एक चालक द्वारा तार द्वारा इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम कनेक्ट करेंगे तो पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, ऋणावेश, और ऋणावेश जब धनावेश से जुड़ेगा तो इसको नष्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला आवेश क्या हो जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। अतः ये चालक गोला जो है पूरा किस प्रकार के आवेश से हो जाएगा, ऋणावेश से। तो अब ये आवेशित हुआ या नहीं हुआ, तो हम समझ लेंगे कि, लेकिन समझने वाला पॉइंट क्या है कि इस विधि से हमने इसको आवेशित कर दिया, लेकिन हम इनमें इस विधि में दोनों पदार्थों को अचालक भी ले सकते हैं। मान लो ये एक अचालक पदार्थ है, अचालक, और ये कैसा है, ये आवेशित है मान लेते हैं, और ये भी कैसा है, अचालक गोला है, ये कैसा है, अनावेशित है। इसे हमें क्या करना है, आवेशित अचालक पदार्थ, अनावेशित अचालक पदार्थ, वो कैसा है, अचालक आवेशित पदार्थ। तो अचालक में कहा था, अंदर आता है, क्या आएगा, पॉजिटिव, पूरे में पॉजिटिव होगा अगर मैं आवेश दूंगा तो। अब देखो हम समझते हैं, इसमें भी अंदर आएगा तो पास वाली सतह कौन सी है, ये, तो इसमें कैसा आएगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव ये आएगा ये, और इधर कैसा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उतना जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि
इस पर कैसा था पॉजिटिव, अब इस पर जब पॉजिटिव ये चार्ज आया तो इस वाली सतह को हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, जो कि इसमें से कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, यूं। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ का इसको कैसे कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो अब ये गोला पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो हो गया ना, हो गया आवेशित। अब समझने वाला पॉइंट हम लिखेंगे, नोट पॉइंट, कि इस विधि में हम जिस प्रकार का पदार्थ को आवेश देना चाहते हैं या आवेशित करना चाहते हैं, उस पदार्थ को चाहते हैं, तो हम दूसरे पदार्थ को दूसरे उस पदार्थ का उपयोग करते हैं जो कि विपरीत आवेश से आवेशित हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें किसी पदार्थ को ऋणावेशित करना है तो हम दूसरा पदार्थ कैसा लेंगे, धनावेशित लेंगे, और यदि हम किसी पदार्थ को धनावेशित करना है तो दूसरा पदार्थ कैसा होना चाहिए, ऋणावेशित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये तीनों विधि, आवेशन की विधि डिस्कस की। जैसा भी लगा कमेंट में बताएं प्लीज, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलना चाहिए। और कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन और ऊर्जा मिलती रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।